एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स ट्यूटोरियल। मैं हूं आपकी अपनी होस्ट ज्योति। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं +1 अकाउंट्स का चैप्टर बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। हमने अपने लास्ट सेशन इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में देखा था। जो हमारी अकाउंटिंग होती है ये हमारी बिजनेस की क्या होती है, लैंग्वेज होती है। जैसे कि हमने 10th में देखा हिंदी, पंजाबी, इंग्लिश ये एक लैंग्वेज है, वैसे ही अकाउंटिंग बिजनेस की लैंग्वेज है। अब लैंग्वेज सीखने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को टेक इनटू अकाउंट करना जरूरी है। हमारी फर्स्ट टर्म है बिजनेस ट्रांजैक्शंस। बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या होती है? ये एक हमारी क्या होती है, इकोनॉमिक इवेंट होती है। मतलब कुछ भी हम अब हमने बिजनेस स्टार्ट किया है, राम एक पर्सन है, उसने बिजनेस स्टार्ट किया है और उसने बिजनेस स्टार्ट करके सबसे पहले उसने कुछ क्या किया, परचेजेस किए। परचेज का मतलब क्या होता है, बाय करना, मतलब खरीदना। किस पर्पस के लिए? ताकि उसको मार्केट में क्या जाके कर सके, हम सेल कर सके, रीसेल कर सके। इनको ही क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक इवेंट। जब कुछ भी बिजनेस में अक्कर होता है इन द फॉर्म ऑफ इवेंट्स, दैट इज नोन टू बी इवेंट। लेकिन यहाँ पे हमारा वर्ड कौन सा यूज हुआ है, इकोनॉमिक इवेंट। मतलब वो इवेंट जिनको हम मनी की टर्म्स में क्या कर सकते हैं, मेजर्स कर सकते हैं। प्लस वो कौन सी नेचर की होती है, हमारे पास क्वांटिटेटिव नेचर की होती है, जिसका डायरेक्ट इफेक्ट हमारे किस पे पड़ता है, बिजनेस में पड़ता है। बिजनेस में इफेक्ट पड़ने के साथ उसकी रिलेशनशिप हमारे बिजनेस के प्रॉफिट को कैलकुलेट करने में होती है। और इसी के साथ ही हमारा जो रिकॉर्डिंग का पर्पस है वो क्या होता है, स्टार्ट होता है। इसको छोटी सी एग्जांपल के साथ समझते हैं। राम ने क्या किया, उसने 50,000 की क्या की है, परचेज की। उसके बाद उसने 60,000 की क्या कर दी है, सेल्स कर देती है। और उसके बाद उसके बिजनेस में जो एम्प्लॉयज हैं वो प्रॉपर वे से क्या है, डिसिप्लिन है। और उसके डिसिप्लिन होने के साथ ये कुछ हमारे पास क्या है, कुछ इवेंट अकर हो रहे हैं। इन इवेंट्स को क्या बोलते हैं, ट्रांजैक्शंस। लेकिन वो हमारी बिजनेस ट्रांजैक्शन कब बनेगी, जब उनका इफेक्ट किस पे पड़ेगा, हमारे बिजनेस में पड़ेगा। अब यहाँ पे उसने क्या किया, परचेज की है, मतलब कुछ ना कुछ खरीदा है। इसका डायरेक्ट इफेक्ट किससे पड़ेगा, हमारा बिजनेस पे पड़ेगा। और फर्दर उसका प्रॉफिट पे भी हमारा इफेक्ट पड़ेगा। हम कुछ खरीद रहे हैं, किस पर्पस के लिए खरीद रहे हैं, ताकि आगे उसको जाके हम क्या कर सके, सेल कर सके। और सेल किसके साथ रिलेटेड होती है, हमारी प्रॉफिट के साथ। अब ये जो हमारी इवेंट अक्कर हुई है, इन इवेंट को अक्कर करने के बाद हम उसको बिजनेस में क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। जब परचेज हुई तो हम लिखेंगे 1 अप्रैल को हमने कितने की परचेज की, 50,000 की परचेज की। 2 अप्रैल को हमने 60,000 की क्या कर दी, सेल कर दी। अब नेक्स्ट है एम्प्लॉय हमारे क्या है, प्रॉपर डिसिप्लिन में। अब इसमें क्या है, ये इकोनॉमिक नेचर का नहीं है, क्योंकि हम इसको मनी की फॉर्म में मेजर नहीं कर सकते। चाहे अगर हमारे एम्प्लॉयज डिसिप्लिन है, उसका डायरेक्ट इफेक्ट हमारी बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी में पड़ेगा, लेकिन वो इकोनॉमिक इवेंट नहीं है, तो इसको हम अपनी बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं मानेंगे। और जो हमारी चीज बिजनेस के साथ रिलेटेड नहीं होती उसका हम अपने अकाउंट्स की बुक्स में रिकॉर्डिंग नहीं करेंगे। तो वही बोलते हैं बिजनेस ट्रांजैक्शन वो होती है, एक तो वो इकोनॉमिक इवेंट हो और हमारे बिजनेस के साथ रिलेटेड हो, जिसका डायरेक्ट इफेक्ट प्रॉफिट पे पड़े, और वो हमारी स्टार्टिंग पॉइंट होती है फॉर द पर्पस ऑफ रिकॉर्डिंग। इसी के साथ हमारी अकाउंटिंग का जो फर्स्ट प्रोसेस होता है, फर्स्ट पॉइंट होता है, रिकॉर्डिंग यहाँ से स्टार्ट होती है। सेकंड हमारे अकाउंट। अभी अकाउंट क्या होता है, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन। अब जब जो भी यहाँ पे हमारी बिजनेस ट्रांजैक्शन होती है, हम अकाउंट्स में उनको लाइन वाइज मंथली बेसिस पे रिकॉर्ड करते हैं। 1 अप्रैल में हमने परचेजेस की है 60,000 की। 2 अप्रैल में हमने सेल्स की है 1 लाख रुपीस की। 3 अप्रैल में हमने सैलरी पे की है 50,000 की। और 4 अप्रैल को हमने फिर से परचेजेस करनी कितने की, 70,000 की। अब हम ये देखना चाहते हैं सारा मंथ कंप्लीट हो गया, अप टू 30 अप्रैल तक की हमने सारी की सारी ट्रांजैक्शन डाल दी। और एट द एंड हम ये देखना चाहते हैं, अब एक एक ट्रांजैक्शन को तो लर्न करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। अगर प्रॉफिट कैलकुलेट करने हैं तो हमारे पास क्या होना चाहिए, टोटल परचेजेस कितनी है, हमारे पास टोटल सेल्स कितनी है, टोटल हमने कितनी की सैलरी पे की है। और ये जहाँ पे हम टोटल परचेज फाइंड आउट करते हैं, जिस पर्टिकुलर जहाँ पे हम सेम नेचर की गुड्स ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, सिमिलर नेचर की ट्रांजैक्शन, मतलब अगर परचेजेस है तो परचेजेस के साथ रिलेटेड ट्रांजैक्शन, अगर सेल्स है तो सेल्स के साथ रिलेटेड ट्रांजैक्शन को हम इकट्ठा लिख के जिस जगह पे हम टोटल परचेजेस को फाइंड आउट करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, अकाउंट बोलते हैं।
जैसे कि यहाँ पे लिखा है रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन को जब हम रिकॉर्ड करते हैं अंडर ए पर्टिकुलर हेड, एक पर्टिकुलर हेड के अंदर, जहाँ पे हम सिमिलर नेचर की जो ट्रांजैक्शन है उनको इकट्ठा रिकॉर्ड करते हैं टू फाइंड आउट द टोटल बैलेंस, टोटल इनकम कितनी हुई, टोटल सेल्स कितने हुई, टोटल प्रॉफिट कितना हुआ, टोटल परचेज कितनी हुई, टोटल सेल्स कितनी आ गई, टोटल सैलरी कितनी पे की और टोटल हमने रेंट कितना रिसीव किया। अब ये जो हमारा अकाउंट होता है, जो हमारी अकाउंटिंग नेचर की फॉर्म में होती है, ये हमेशा इस फॉर्म में होता है, हमारी टी फॉर्म में होता है। इसकी दो साइड्स होती हैं, जैसे कि हमने 10th में मैथ्स में देखा था, एक हमारी कौन सी होती है लेफ्ट हैंड साइड, एक हमारी कौन सी होती है राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड को हम कौन सी साइड बोलते हैं, डेबिट साइड, जिसकी डिनोशन हम किसके साथ करते हैं, बीआर के साथ करते हैं। और जो हमारी राइट हैंड साइड होती है इसको हम कौन सी साइड बोलते हैं, हमारी क्रेडिट साइड, और इसकी डिनोशन हम किसके साथ करते हैं, सीआर के साथ करते हैं। इसमें जो कॉलम्स बनते हैं टी फॉर्म में, दोनों साइड से जो हमारे कॉलम बनते हैं वो सेम होते हैं। सबसे पहले हमारे क्या आ जाता है डेट, उसके बाद हमारी क्या आ जाती है पर्टिकुलर्स, फिर आ जाता है हमारा लेजर फोलियो, फिर हमारी क्या आ जाती है अमाउंट। सेम पार्ट्स हम इधर वाली साइड रिपीट करते हैं, डेट, देन कम्स पर्टिकुलर, उसके बाद हमारा आता है लेजर फोलियो, फिर आती है हमारी अमाउंट, उसके बाद उसके बाद हमारी आती है अमाउंट। इनमें हम कैसे रिकॉर्डिंग करते हैं ये हम करेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। उसके बाद आती है हमारी कैपिटल। ये कैपिटल क्या होता है, जब भी कोई पर्सन बिजनेस स्टार्ट करता है तो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए उसको क्या चाहिए होता है, पैसा चाहिए होता है। अब मैंने कपड़े की शॉप खोल रही है, शॉप क्लॉथ बिजनेस स्टार्ट कर रही है, अब बिजनेस स्टार्ट करने के लिए पैसा भी तो चाहिए। अब उसी के पैसे साथ तो हम मार्केट में जाके परचेज करेंगे, कपड़ा परचेज करेंगे तभी तो उसको जाके सेल करेंगे। जो अमाउंट हम बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं उसको क्या बोलते हैं, कैपिटल बोलते हैं। जैसे कि एक श्याम नाम के बिजनेस ने एक पर्सन ने एक बिजनेस खोला, किसका खोला, क्लॉथ का, और उसने कितने पैसे इन्वेस्ट किए, 1 लाख रुपीस अपना बिजनेस स्टार्ट किया, 1 लाख रुपीस उसने क्या किया, इन्वेस्ट किया। इसी में से उसने परचेज करना है। ये इन्वेस्टमेंट क्यों जरूरी है, क्योंकि इसी इन्वेस्टमेंट के साथ ही हम फर्दर सेल परचेज जो भी हम करना है वो कर सकते हैं। अब ये जो हमारी कैपिटल होती है ये जरूरी नहीं कि ये कैश की फॉर्म में, ये कैश की फॉर्म में भी हो सकती है, ये एसेट्स की फॉर्म में भी हो सकती है, और ये स्टॉक की फॉर्म में भी हो सकती है। बस जो पर्सन अपना बिजनेस स्टार्ट करने के टाइम जो भी चीज, पैसा, जो भी स्टॉक, जो भी गुड्स बिजनेस में इंट्रोड्यूस करता है उसको क्या बोलते हैं, कैपिटल बोलते हैं। जैसे कि कोई पर्सन 10 लाख रुपीस क्या ले आया, कैश लेके आया, और 50,000 की वो क्या ले आया, प्लांट एंड मशीनरी ले आया, 10,000 की वो अपने पास क्या ले आया, कंप्यूटर ले आया। तो ये सारी चीजें बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए जरूरी थी। तो यही हमारी सारी क्या होती है, कैपिटल। और ये हमारी जो कैपिटल होती है इसी को हम क्या बोलते हैं, शेयर होल्डर्स बोलते हैं। और ये कैपिटल एक तरह की हमारी क्या होती है, लायबिलिटी होती है। क्योंकि हम ये देखते हैं कि जो भी पर्सन बिजनेस कर रहा है, बिजनेस क्या होता है, डिफरेंट होता है, लेकिन जो उसका ओनर होता है, जो उसका प्रोप्राइटर होता है वो क्या होता है, डिफरेंट होता है। कोई भी पर्सन का बिजनेस अलग आइडेंटिटी है, बिजनेस है सेपरेट लीगल आइडेंटिटी फ्रॉम इट्स ओनर्स। जब भी किसी का शू का बिजनेस है तो उसकी हम किसी भी शॉप के बारे में, अभी किसी भी स्कूल के बारे में देख लो, या किसी भी बैंक के नाम से देख लो, कभी भी उस बैंक को या उस स्कूल को उसके प्रिंसिपल मैनेजर के नाम से हम नहीं जानते। स्कूल की एक अलग आइडेंटिटी होती है, वो अलग है, और उसका ओनर क्या है, अलग है। वो पर्सन ने अपने बिजनेस में क्या इंट्रोड्यूस किए, पैसे इंट्रोड्यूस किए, मतलब बिजनेस ने उसको पैसे देने, तो ये उसके लिए क्या हो जाती है, लायबिलिटी हो जाती है। और ये लायबिलिटी कौन सी होती है, इंटरनल लायबिलिटी। इसको इंटरनल लायबिलिटी क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो भी पैसे बिजनेस ने अपने ओनर्स को देने होते हैं, जब प्रोप्राइटर को देने होते हैं, उसको कौन सी लायबिलिटी बोलते हैं, हम इंटरनल लायबिलिटी। का मतलब ही क्या होता है, क्लेम, पैसे देना। जब किसी ने किसी को पैसे देने होते हैं, वो पैसे चाहे किसी पर्सन ने देने हो, चाहे किसी बिजनेस ने देने हो, चाहे किसी ओनर ने देने हो, वो क्या बन जाती है, उसके लिए लायबिलिटी बन जाती है। नेक्स्ट हमारा ड्राइंग्स। अब ये ड्राइंग्स क्या होती है, जब शाम ने, इसी एग्जांपल को हम आगे कंटिन्यू करते हैं, शाम ने जब बिजनेस स्टार्ट किया तो उसे क्या किया, उसने बिजनेस में से 10,000 रुपीज बाहर निकाले अपने सन की फीस देने के लिए। अब ये देखो, जब भी कोई पैसा, ये कोई जरूरी नहीं कि पैसा हो सकता है, ये पैसा भी हो सकता है, ये गुड्स भी हो सकते हैं, ये एसेट्स भी हो सकते हैं।
जब भी कोई पर्सन बिजनेस में से अपने पर्सनल यूज के लिए पैसा बाहर निकालता है तो उसको क्या बोलते हैं, ड्राइंग्स। जैसे सपोज करो मैं अपनी बात कर लेती हूँ, अगर मैंने अपने बिजनेस में से 70,000 रुपीज निकाल दिए, किस पर्पज के लिए निकाले, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम के लिए निकाले। अब लाइफ इंश्योरेंस पर मेरी लाइफ पे कर रहे हैं, उसका बिजनेस के साथ कोई भी रिलेशनशिप नहीं है, वो किस यूज के लिए हुआ, मेरे पर्सनल यूज के लिए होगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ड्राइंग्स बोलेंगे। जैसे यहाँ पे शाम ने 10,000 रुपीज बिजनेस में से बाहर निकाले थे, किस पर्पज के लिए, ताकि वो बेटे की क्या दे सके, फीस दे सके। अब बेटा उसका बिजनेस के साथ रिलेटेड नहीं, ये उसका पर्सनल खर्चा हो गया, क्योंकि ये बिजनेस का इस पे अफेक्ट नहीं पड़ेगा। बिजनेस ट्रांजैक्शन वो ट्रांजैक्शन होती है जिनका इफेक्ट इस पे पड़ता है, बिजनेस में पड़ता है, तो इसको हम क्या बोल देंगे, ड्राइंग्स। नेक्स्ट है लायबिलिटीज। अभी हम लायबिलिटीज क्या करके हटे, अगर किसी ने भी पैसे उधारे लिए होते हैं किसी से भी, अब यहाँ पे हम किसकी बात, जो भी हम कुछ देख रहे हैं किसके पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। जब भी बिजनेस किसी से पैसा उधार लेता है उसको क्या बोलते हैं, लायबिलिटीज। ये देखिए अमाउंट ओड, ओड का मतलब क्या होता है, उधार लेना बाय बिजनेस, बिजनेस में से बिजनेस कोई भी उधार लेता है। अभी लायबिलिटी टू टाइप्स की होती है, एक होती है इंटरनल लायबिलिटीज एंड एक्सटर्नल लायबिलिटीज। एक हमारे पास क्या होती है, करंट लायबिलिटीज एंड नॉन करंट लायबिलिटीज। इंटरनल और इंटरनल लायबिलिटी हम अभी करके हटे हैं कि इंटरनल लायबिलिटीज कौन सी होती है, जब बिजनेस ने कोई भी पैसा किससे उधार लिया हो, कंपनी के ओनर से लिया हो या फिर किससे लिया हो, प्रोप्राइटर से लिया हो। प्रोप्राइटर का मतलब भी क्या होता है, ओनर, तो उसको कौन सी लायबिलिटी होती है, इंटरनल लायबिलिटी। जैसे कि हमारे पास क्या होगी, कैपिटल। कैपिटल क्या होती है, बिजनेस पैसा उधार लेता है, किससे लेता है, ओनर से लेता है, क्योंकि बिजनेस शुरू करने के लिए ओनर ही पैसा किसमें लगाता है, बिजनेस में लगाता है। एक्सटर्नल लायबिलिटी क्या होती है, जब बिजनेस पैसा उधार लेता है एक्सटर्नल पर्सन से। एक्सटर्नल पर्सन जैसे क्या हो गया, बैंक हो गया, बैंक से लोन ले लिया, या फिर किसी मिस्टर राम से लोन ले लिया, या किसी और पर्सन से लोन ले लिया, उसको हम क्या बोलेंगे, एक्सटर्नल लायबिलिटीज। दूसरी कौन सी होती है, करंट एंड नॉन करंट लायबिलिटी। अभी करंट क्या होता है, जो हमारी डे टू डे की नेचर का होता है। हम देखते हैं हमारा बैंक में कौन सा है, करंट अकाउंट है। करंट अकाउंट कौन सा होता है, जिसमें हम दिन में जितनी बार मर्जी क्या कर सकते हैं, ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं, जितनी बार मर्जी पैसे निकलवा सकते हैं, जितनी मर्जी बार पैसे बैंक में जाकर डिपॉजिट कर सकते हैं। वैसे होती है एक लर्न करने का मेथड, करंट लायबिलिटी। जब कभी भी पर्सन किसी दूसरे बंदे से हम पैसा उधार लेते हैं फॉर लेस देन 1 ईयर के लिए, उसको क्या बोलते हैं, करंट लायबिलिटीज। जैसे कि मैंने राम से पैसा उधार लिया और उसको बोला कि मैं तुम्हें ये पैसा कितने टाइम में वापस कर दूंगी, 5 से लेके 10 डेज में, या फिर 6 मंथ्स में वापस कर दूंगी। अब ये देखो पैसे का टाइम पीरियड कितना है, लेस देन 1 ईयर। पैसा पे करना है 1 साल से कम पीरियड के अंदर, तो इसको कौन सी लायबिलिटी बोलेंगे, करंट लायबिलिटी। अब नॉन करंट लायबिलिटी, जो हमारे पास करंट लायबिलिटी नहीं है, जब हमने पेमेंट, बिजनेस ने पेमेंट मोर देन 1 ईयर, 1 साल के बाद किसी दूसरी पर्सन को पेमेंट करनी होती है, उसको क्या बोलेंगे, नॉन करंट लायबिलिटीज। जैसे कि बैंक ने क्या लिया, उसने लोन ले लिया, कितने टाइम पीरियड्स के लिए ले लिया, 5 इयर्स के लिए ले लिया, मतलब उसने 5 साल बाद क्या करना है, लोन वापस करना है। अब टाइम पीरियड क्या है, वी कैन से इट इज मोर देन 1 ईयर है, तो ये कौन सी लायबिलिटी हो जाएगी, हमारी नॉन करंट लायबिलिटीज। बस इसमें एक वर्ड ध्यान रखना है कि पैसा उधार लेना है और बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। पैसा किससे लेना है, बिजनेस से लेना है, और बिजनेस ने ही उसकी क्या करनी है, पेमेंट करना है। जब फिर बिजनेस ने पैसा उधार लिया अपने म्यूचुअल फंड, अपनी LIC से, कितने पीरियड के लिए, 3 इयर्स के लिए। अब इसका टाइम पीरियड भी क्या है, 1 ईयर से ज्यादा है, तो ये कौन सी लायबिलिटी हो जाएगी, हमारी नॉन। नेक्स्ट हमारी टर्म है एसेट्स। ये हमारी कंपनी के, बिजनेस के क्या होते हैं, इकोनॉमिक रिसोर्सेज। रिसोर्सेज क्या होते हैं, क्योंकि इनको रिसोर्सेज क्यों भी माना जाता है, क्योंकि इनके होने से हमारी कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। दैट विल गिव द बेनिफिट इन फ्यूचर, जिनका अब नहीं, हमें आने वाले फ्यूचर में क्या बनेगा, बेनिफिट। ये हमारे एक तरह क्या होते हैं, पॉजिटिव पॉइंट्स होते हैं, इनके होने से हमारी कंपनी की प्रोडक्शन इंक्रीज होती है, हमारी कंपनी की प्रॉफिट इंक्रीज होती है। इनके बिना हम सेल पॉसिबल नहीं। जैसे कि अगर कोई पर्सन सपोज करो कपड़े का ही बिजनेस कर रहा है, तो उसने कॉटन के कपड़े और विंटर्स के कपड़े बनाने के लिए क्या चाहिए, बड़ी बड़ी मशीनरीज चाहिए।
जिनके साथ इन कपड़े को फैक्ट्रीज में बनाया जाता है। अगर हमारे पास मशीनरी ही नहीं होगी तो हम प्रोडक्शन कैसे करेंगे? वही होगा ना, ये हमारी कंपनी के रिसोर्सेज होते हैं जिसको हम किस एस्पेक्ट में लेते हैं? पॉजिटिव एस्पेक्ट में लेते हैं, और जो हमें फ्यूचर में क्या देते हैं? बेनिफिट देते हैं, और जिनका डायरेक्ट इफेक्ट हमारी कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी और प्रोडक्शन को इंक्रीज करने में होता है। अब ये एसेट्स हमारे पास कितने टाइप्स के होते हैं? 3 टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं हमारे फिक्स्ड और नॉन करंट एसेट्स, करंट एसेट्स एंड फिक्टिशियस एसेट्स। अब करंट और करंट क्या होता है? वो भी सेम हो गया लर्न करने के लिए। वो एसेट्स जो हमारी कंपनी की बिजनेस बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, मतलब डे टू डे नेचर की चीजों से, और जिनका टाइम पीरियड क्या होता है? लेस देन 1 ईयर जनरल सेंस में, उसको कौन से एसेट्स बोलेंगे? हमारे करंट एसेट्स। नॉन करंट हमने यहाँ पे सेम किया, उसमें लायबिलिटी से यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाते हैं? एसेट्स आ जाते हैं। वो इकोनॉमिक रिसोर्सेज जो हमें बेनिफिट्स प्रोवाइड करते हैं फ्यूचर, लेकिन उनका टाइम पीरियड क्या होता है? मोर देन 1 ईयर, उनको क्या बोलते हैं हम? नॉन करंट एसेट्स। जैसे कि लैंड होगी, अब लैंड जो हमें, अगर मैंने कोई लैंड खरीदी है जहाँ पे बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट की है, वो बिल्डिंग ये तो नहीं कि 1 साल में खत्म हो जाएगी, वो बेनिफिट हमें आने वाले 5-10 साल तक देगी। तो हमारे कौन से एसेट्स हो जाते हैं? हमारे फिक्स्ड एसेट्स हो जाते हैं। ऐसे हमने क्या की है? परचेजेस की है। अब ये परचेजेस की है ताकि हमें उनको क्या कर सके? मार्केट में जाके क्या कर सके? रीसेल कर सके, और वो क्या बन जाए? हमारी सेल्स बन जाए। अब ये तो रूटीन वाइज होगी, डेली बेसिस पे परचेज होती है, डेली बेसिस पे क्या होती है? सेल्स होती है, और डायरेक्टली हमें बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं फॉर लेस देन 1। तो ये कौन से एसेट्स हो जाते हैं? हमारे करंट एसेट्स हो जाते हैं। लेकिन अब अगर अकाउंटिंग सेंस में देखें तो इनको कैसे डिफाइन किया जाता है? फिक्स्ड एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जो कि हमारी रीसेल पर्पस के लिए नहीं होते। रीसेल पर्पस के लिए कौन से होते हैं? हम यहाँ पे देखें करंट एसेट्स होते हैं। ये हमारी एक तरह की क्या होती है? इन्वेस्टमेंट होती है, जिनका हमें प्रॉफिट में हमारी अर्निंग कैपेबिलिटी को इंक्रीज करने में हेल्प करती है। इनके साथ हमारी फ्यूचर की अर्निंग कैपेसिटी क्या होती है? इंक्रीज होती है। उनको कौन से एसेट्स होते हैं? फिक्स्ड एसेट्स होते हैं। वही हो गया, अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उनका टाइम पीरियड कितना होएगा? मोर देन 1 ईयर। अब फिक्स्ड एसेट्स 2 टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं टेंजिबल, एक होते हैं इंटेंजिबल। टेंजिबल एसेट्स वो हो सकते हैं वो जो किस फॉर्म में होते हैं? हमारी फिजिकल फॉर्म में हो सकते हैं। फिजिकल फॉर्म में जिनको हम देख भी सकते हैं और जिनको हम टच भी कर सकते हैं, वो कौन से एसेट्स होते हैं? हमारे टेंजिबल एसेट्स होते हैं। जैसे हमारी क्या होगी? प्लांट एंड मशीनरी होगी, या फिर हमारे पास क्या हो गया? हमारा कंप्यूटर हो गया, या फिर हमारे पास क्या होगी? लैंड होगी, या फिर हमारे पास क्या होगी? बिल्डिंग होगी। अब इंटेंजिबल क्या होते हैं? जो कि फिजिकल फॉर्म में नहीं होते, मतलब ना ही हम उनको देख सकते हैं, ना ही हम उनको क्या कर सकते हैं? टच कर सकते हैं, जिनको हम जस्ट क्या कर सकते हैं? फील कर सकते हैं। जैसे कि हमारी कंपनी बिजनेस की क्या होगी? गुडविल होगी, या इसके क्या होंगे? पेटेंट्स होंगे, कॉपीराइट्स होंगे। ये हमारे कौन से होते हैं? इंटेंजिबल एसेट्स होते हैं। और करंट एसेट्स क्या होते हैं? जो कि जिनको या तो हम रीसेल पर्पस के लिए करते हैं यूज, या इनको हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं विद इन 12 मंथ्स। 12 मंथ्स मतलब जिनको 12 मंथ्स मतलब 1 ईयर, वो कौन से एसेट्स हो जाते हैं? हमारे करंट एसेट्स। जैसे कि हमने परचेज सेल की, जहाँ हमने किसी से पैसे कैश रिसीव किया है, हमने उसको उधार दिया, बिजनेस ने उधार दिया हुआ था कितने टाइम पीरियड के लिए? 6 मंथ्स के लिए दिया हुआ था। अब 6 मंथ्स बाद ये पैसा कैश रिसीव हो जाएगा ना, जिसको हम इजीली कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। बिजनेस ने पैसा उधार दिया था तो 6 महीने बाद उसको क्या मिल गया? पैसे मिल गए। तो ये कौन से एसेट्स हो जाएंगे? हमारे करंट एसेट्स हो जाएंगे। एक हमारे क्या होते हैं? फिक्टिशियस एसेट्स। फिक्टिशियस एसेट एक्चुअल में एसेट्स नहीं, ये हमारे बिजनेस का क्या होते हैं? लॉस होते हैं, लेकिन इनका जो बेनिफिट है हमें लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए मिलता है। और इनको कौन से एसेट्स के नाम से जानते हैं? डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के नाम से जानते हैं, क्योंकि ये एक तरह के रेवेन्यू नेचर के होते हैं, लेकिन ये इतनी बड़ी अमाउंट में होते हैं कि इनको 1 साल में राइट ऑफ नहीं किया जा सकता। तो इसलिए हम इसको एज ए क्या ट्रीट करते हैं? लॉस ट्रीट करते हैं, लेकिन इनका बेनिफिट एक्सपेंडिचर करने के साथ हमें मिलता है। जैसे कि एडवर्टाइजमेंट,
बिजनेस स्टार्ट करने से पहले। अब बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए क्या करनी पड़ती है? एडवर्टाइजमेंट। अब एडवर्टाइजमेंट उस टाइम में कितना खर्चा आता है? नियर अबाउट करोड़ में भी आ सकता है या फिर लाख में भी आ सकता है। मींस होते ही रेवेन्यू नेचर के होते हैं, क्योंकि जो एडवर्टाइजमेंट होती है ये रूटीन वाइज नेचर की होती है, लेकिन इनकी अमाउंट बहुत ज्यादा होती है कि एक साल में हम 1 करोड़ और 1 लाख रुपया कवर अप नहीं कर सकते। तो इसी चीज की ट्रीटमेंट किसके अंदर करते हैं? लॉसेस के करते हैं। लेकिन अगर एडवर्टाइजमेंट की जाती है तो इसका बेनिफिट लोगों को हमारे प्रोडक्ट के बारे में पता लगता है, उनको ये पता लगता है कि हमने बिजनेस कौन सा स्टार्ट किया है, जिनका इफेक्ट हमें आने वाले लंबे टाइम पीरियड के लिए क्या मिलेगा। इसलिए इनको कौन से एसेट्स के अंडर रखते हैं? फिक्टिशियस एसेट्स, और इनको क्या बोलते हैं? डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डेफर्ड का मतलब क्या होता है? वो एक्सपेंडिचर जिनको हम एक साल में कवर अप नहीं कर सकते, उनको कवर अप राइट ऑफ करने के लिए नंबर ऑफ इयर्स ऑफ टाइम क्या लगते हैं। ये अगर आप इनका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। इसके बाद हमारी एक और इम्पोर्टेंट टर्म है जिसको हम क्या बोलते हैं? गुड्स। ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ये गुड्स क्या होती है? जिस नेचर का हम बिजनेस कर रहे हैं उसके लिए वही क्या होती है? गुड्स होती है। अगर सपोज करो मेरा फर्नीचर का बिजनेस है तो वो मेरे लिए क्या बन जाएगा? फर्नीचर गुड्स बन जाएगा। अगर सपोज करो बिजनेस मेरा क्लॉथ का है लेकिन मैं परचेज क्या कर सकती हूँ? फर्नीचर परचेज कर, तो ये मेरे लिए गुड्स नहीं होगा। बिजनेस किसके साथ रिलेटेड है? क्लॉथ के साथ रिलेटेड है, तो इसलिए क्लॉथ ही मेरे क्या होगा? गुड्स होगा, क्योंकि उनको मैं फर्दर क्या परचेज करके क्या कर सकती हूँ? रीसेल को करके क्या मिल सकेगा? मुझे प्रॉफिट मिल सकेगा, जिसका मेरे बिजनेस के से किस पे डिपेंड होगा? बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर, बिजनेस की रेपुटेशन, बिजनेस की गुडविल के ऊपर क्या पड़ेगा? इफेक्ट पड़ेगा। ये थी हमारे इंपॉर्टेंट टर्म्स जो हमारे आज के सेशन के साथ रिलेटेड हैं। बाकी के टर्म्स वी विल टेक इन अकाउंट इन अवर नेक्स्ट सेशन। वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।